नमस्कार, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पे बात कर लिए थे। हम लोग राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात कर लिए थे और आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। हालांकि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बहुत अलग अलग कहीं ना कहीं प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं। बहुत सारी कहीं ना कहीं शक्तियां हैं और अलग अलग इसको कहीं ना कहीं बांटा गया है। तो जितनी हम लोग एक वीडियो में कवर कर पाएंगे उतना कहीं ना कहीं पढ़ने का प्रयास करेंगे और जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हमारी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ चलेंगी। इससे पहले कि जितने भी टॉपिक अभी हम लोगों ने कवर किए हैं, इनसे संबंधित अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कैसी लग रही है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमारा फिर हौसला बनेगी आगे कि जैसे जैसे आप लोग कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया कराएंगे, जैसी वीडियोस लग रही हैं वो आप अपनी बात को कहीं ना कहीं लिख करके हमें बताएं, तो वैसे वैसे हम लोग कहीं ना कहीं और भी अच्छा उसमें करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज क्लास है हमारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। जो अभी हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक कौन सा है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। देखो, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की जब हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो कैसे कैसे कहीं ना कहीं हैं और किन किन संदर्भ में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को पढ़नी है कि राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ जो हैं। वैसे देखो, अगर देखा जाए विधि बनाने की शक्ति तो संसद में निहित है ना। विधि बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? संसद के पास निहित है। लेकिन संसद जो है किन किन मामलों में क्या क्या विधि बनाती है, कैसे इन विधियों का निर्माण करती है और इन विधि के मामले में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, कि राष्ट्रपति के पास जो विधि के मामले में शक्तियां दी गई वो कैसे दी गई, किस प्रकार से संसद में हस्तक्षेप कर सकता है, किस प्रकार से कोई विधि का निर्माण कर सकता है राष्ट्रपति, किस प्रकार से संसद को बुलाता है, किस प्रकार से संसद का सत्रावसान करता है। आहूत माने बुलाना और सत्रावसान माने समाप्त करना। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो मोटा मोटा हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। तो जैसे हमने देखा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के जब बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रपति की हम लोग पढ़ेंगे विधायी शक्ति कौन सी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो राष्ट्रपति के पास जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास दी गई है, जबकि विधि बनाने का काम किसका है? संसद का है। और जब संसद का विधि बनाने का काम है तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को भी कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियों में कानून बनाने का कहीं ना कहीं अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 देता है। इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास एक कहीं ना कहीं विधायी शक्ति के रूप में अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जो होता है उसको जारी करने का अधिकार होता है। ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग अभी इसको पढ़ने वाले हैं। दूसरी शक्ति जो है विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास जो दूसरी है वो कौन सी? ये तो पहली शक्ति हो गई। और ये दूसरी नंबर की शक्ति जो हो गई संसद को बुलाना और भंग करना। जैसे भी हमने बोला, संसद को बुलाना। जब संसद को बुलाना मतलब राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उन्हें स्थगित करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर कर सकता है? मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद में कहीं ना कहीं सदस्यों को क्या करेगा? आहूत करेगा, बुलाएगा और क्या करेगा? उनको भंग करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? वो भी राष्ट्रपति के पास है। और किसके परामर्श से करेगा लोकसभा को भंग? प्रधानमंत्री के परामर्श से या मंत्री परिषद के परामर्श से कहीं ना कहीं क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग भी कर सकता है वो। तो संसद को बुलाना और संसद को भंग करना ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। कि हम बात करेंगे कि कैसे कैसे संसद में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो होता है संसद को आहूत करता है और कैसे संसद का सत्रावसान करता है, क्या क्या अधिकार होते हैं और कैसे कैसे राष्ट्रपति जो है अपनी इन शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर कहीं करता है। तीसरी हम लोग विधायी शक्ति की बात करेंगे कि संबोधन और संदेश। मतलब आम चुनाव के बाद हर साल के पहले सत्र में संसद को संबोधित करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसी विधेयक या अन्य मामले पर संदेश भेज सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जैसे मैंने बोला कि जब सत्र का कहीं ना कहीं पहली बैठक होती है और सत्र
का आयोजन होता है तो राष्ट्रपति जब पहली बैठक में सम्मिलित होता है तो फिर इसके बाद अभिभाषण देता है, फिर अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। तो ये भी इसकी कहीं ना कहीं किस शक्ति के अंतर्गत आएगा, ये भी हमारी इसी शक्ति के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो जैसे हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के पास कहीं ना कहीं विधेयकों पर भी कहीं ना कहीं शक्तियां प्राप्त की गई हैं, दी गई हैं, जो भी हमारी कौन से, ये भी हमारे राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत इसको भी रखा गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत विधेयकों पर शक्ति कैसे दी गई कि विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह विधेयक विधेयक रहेगा। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा तब वह विधेयक कानून बन सकता है। जब तक वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है तब तक वो क्या है, विधेयक ही है। और जिस दिन हस्ताक्षर कर दिए राष्ट्रपति ने, इसका मतलब वह विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है, विधि बन चुका है, कानून का रूप ले चुका है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी विधेयक पर अगर राष्ट्रपति जो है अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर ले, जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में वीटो पावर पढ़ी थी, तो अगर कोई विधेयक कहीं ना कहीं दोनों सदनों से पारित होकर आया है और जब दोनों सदनों से पारित होकर के कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आया तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर भी सकता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर ना करे या फिर क्या कर सकता है, या फिर वह अपनी किसी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। कुल मिलाकर के हम लोग इसको भी पढ़ेंगे कि विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है और सहमति को रोक सकता है। सहमति दे देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और सहमति को रोक रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग कर लिया है, वीटो का प्रयोग कर लिया है। ये भी कहीं ना कहीं सहमति किसी विधेयक पर दे, साइन करे या ना करे, हस्ताक्षर ना करे, तो ये भी राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है और ये भी किसके अंतर्गत आती है, ये भी राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं विधायी शक्ति के अंतर्गत कहीं ना कहीं इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। और आधी क्लासेस हम लोग वीटो पावर के बारे में हम जान ही चुके हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसी विधेयक पर क्या होता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, अर्थात धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके। जैसे कल हम लोगों ने वीटो शक्ति पढ़ी थी तो हम लोगों ने सबसे पहले नंबर की जो कहीं ना कहीं वीटो पावर पढ़ी थी, वो कौन सी वीटो पावर पढ़ी थी, पहले नंबर पे जो वीटो पावर पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी, कमेंट करके आप बताएंगे कि जो पहले नंबर पे हम लोगों ने वीटो पावर पढ़ी थी वो कौन सी वीटो पावर पढ़ी थी, और दूसरे नंबर की वीटो पावर जो थी वो कौन सी थी, और तीसरे नंबर की वीटो पावर थी वो कौन सी थी, और चौथे नंबर की जो वीटो पावर थी वह कौन सी थी। इसमें से आपने अगर कल की क्लास देखी है तो आज की क्लास में आप कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सी वीटो पावर भारत और फ्रांस के संदर्भ में है, कौन कौन सी वीटो पावर भारत और ब्रिटेन के संदर्भ में, कौन सी एकमात्र ऐसी वीटो पावर जो यूएसए के पास, अमेरिका के पास में है, और कौन सी ऐसी वीटो पावर जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास कहीं ना कहीं दी गई है। तो अगर कल की क्लास देखी है तो आप कहीं ना कहीं इनको अभी कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं हमारे पास कहीं ना कहीं बताने का काम करो। अगला हम लोग अगर बात करेंगे तो ये भी विधेयक पर शक्तियां, वही बात है कि वीटो पावर की सारी शक्तियां ये भी विधायी शक्ति के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। दूसरा, धन विधेयक के लिए सिफारिश कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी पहचान तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन धन विधेयक सदन में अगर लाया गया है तो सदन में धन विधेयक को लाने से पहले आप ध्यान रखो कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। अगर राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति नहीं ली है तो फिर सीधी सी बात है, राष्ट्रपति धन विधेयक पर भी वीटो ला सकता है, लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब स्पष्ट यह होता है कि धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसलिए धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य सीधा सा यह है कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति जो है अपनी वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, वह सदन में जो भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव होगा पारित होगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, बाध्यकारी होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि वीटो का यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वीटो का यूज? क्योंकि वो पहले से ही क्या अनुमति दे चुका है कि ठीक है आप धन विधेयक के तहत ये कानून लेके आओ। अर्थात क्या कह रहा है, ये धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। मतलब पहले से पूछ लेगा, और जब पहले से पूछ लेगा तो फिर भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है।
और जब पहले से पूछ लिया है कि भैया हम धन विधेयक के तहत लेके आ रहे हैं कोई विधेयक, तो राष्ट्रपति अगर उस पर वीटो प्रयोग करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति कौन सी है? मनोनय की शक्ति है, मनोनीत करता है। किसकी शक्ति दी गई है इसको? मनोनीत करने की शक्ति दी गई है। तो राष्ट्रपति जो है, आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है ये 2 सदस्य जो थे आंग्ल भारतीय सदस्य लोकसभा में कहीं ना कहीं मनोनीत करता था। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय जो थे वो लोकसभा में मनोनीत करता था, और 12 सदस्य जो थे वह राज्यसभा में, 12 सदस्य जो थे वो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता था। तो मनोनयन का कहीं ना कहीं अधिकार जो है वो किसके पास था? राष्ट्रपति के पास था। और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य कितने क्षेत्रों से होने चाहिए? 4 क्षेत्रों से। कौन कौन से क्षेत्र होने चाहिए? एक तो साहित्य हो गया, एक विज्ञान हो गया, दूसरा कला हो गया, और तीसरा समाज सेवा हो गया। इन 4 क्षेत्रों से जो व्यक्ति आते हैं तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को कहीं ना कहीं मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बात की थी आंग्ल भारतीय की बात की थी, हमने एंग्लो इंडियन की बात की थी, आंग्ल भारतीय की हमने जब बात की थी, तो आंग्ल भारतीय क्या? आंग्ल भारतीय सदस्य जो 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता था वह हमारे 2020 में, कब? 2020 में कहीं ना कहीं हटा दिए गए हैं कि अब ना तो विधानसभा में एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, और अब राष्ट्रपति भी 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति लोकसभा में नहीं करेगा। तो आपको बताना है कि 2020 में जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? बहुत अच्छे से पता होगा कि 2020 में जो संविधान संशोधन हुआ था जिसमें से आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति जो हुआ करती थी राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे समाप्त कर दी गई है। और इसी 2020 में कहीं ना कहीं एक कार्यकाल बढ़ाया गया है, और वो SC ST का कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन हुआ करता था लोकसभा में, उसको कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। जो SC ST का रिजर्वेशन हुआ करता था लोकसभा में, अब वो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, अर्थात अब SC ST का रिजर्वेशन लोकसभा में किस वर्ष तक हो गया है, ये अगर आपको पता है तो इसको भी कहीं ना कहीं आप हमें कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से बताओ। भाई अगर कमेंट करोगे तो पता चलेगा ना कि हाँ तुम लोग देख रहे हो, तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है, तो उस हिसाब से मेहनत करने में कहीं ना कहीं मजा आएगा। अगला अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में, राष्ट्रपति क्या काम करता है? संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, किस आर्टिकल में बेटा? अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति क्या काम करता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 में बुलाता है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में उसको एक शक्ति दी गई है कि जब किसी सामान्य विधेयक पर सदन में गतिरोध हो जाए और सामान्य विधेयक के तहत वह विधेयक पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या काम करता है? ऐसी स्थिति में जो मंत्रिपरिषद होता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास कहीं ना कहीं जाकर के वो सिफारिश करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय अब आप कहीं ना कहीं संयुक्त अधिवेशन बुला लो, ताकि हमारा साधारण विधेयक से ये जो लटका पड़ा हुआ विधेयक है ये पारित हो जाए। और राष्ट्रपति महोदय तो हस्ताक्षर करने के लिए बैठे ही हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछेगा वो क्वेश्चन ये होगा कि राष्ट्रपति जब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन जब राष्ट्रपति बुलाता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगर आपको पता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, चलो फिर अगला क्वेश्चन ये रहेगा आपका परीक्षा में कि भाई जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ने आहूत किया है, बुलाया है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो अब कौन अध्यक्षता करेगा? जब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित होगा, उसके लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। चलो अगर आपसे आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो अब कौन करेगा? तो जब उपाध्यक्ष भी नहीं होगा
तो राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। तीन बातें क्लियर हुई कि अगर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ने बुलाया तो राष्ट्रपति ने जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ऐसी सिचुएशन में जो इस सदन की अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और लोकसभा अध्यक्ष है नहीं तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। और उपाध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष का भी पद खाली है, उपाध्यक्ष का भी पद खाली है। तो ऐसी स्थिति में अब कौन करेगा इसकी अध्यक्षता, अब ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का जो उपसभापति होता वह करेगा। और अगर अब बताओ तीनों ही नहीं है तो अब बताओ कौन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, क्या बता पाओगे? अगर बता पाओगे तो फिर भाई कमेंट के माध्यम से बताना, नहीं तो बताओ मैं ही बता दूं आपको। तो आपको बता दूं कि जब तीनों अनुपस्थित होंगे तो तीनों जब अनुपस्थित होंगे तो अब अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति संयुक्त अधिवेशन की क्या कर सकता है, अध्यक्षता करेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि संयुक्त अधिवेशन जो होता है कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और जब राष्ट्रपति कहीं ना कहीं संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में क्या होता है, साधारण बहुमत के आधार पर सदन में जब गतिरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति से सिफारिश करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होती है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर होता है। दूसरा, आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि इसी की विधायी शक्तियों के अंतर्गत एक कहीं ना कहीं और शक्ति दी गई है, और वो क्या कि रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। कौन करता है रिपोर्ट को प्रस्तुत? जैसे आपने देखा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी अगर है, यूपीएससी, इसके अलावा निर्वाचन आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, इसके अलावा वित्त आयोग हो गया, इसके अलावा सीजीए आदि की रिपोर्ट जो होती है, इन सब की रिपोर्ट सदन में कौन प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति करता है। ये भी किस शक्ति के अंतर्गत आएगा, ये भी हमारी विधायी शक्ति के अंतर्गत आएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी की रिपोर्ट, चुनाव आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछी जाती है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में कौन रखता है, कौन प्रस्तुत करता है। तो वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन रखेगा संसद में, राष्ट्रपति रखेगा। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट आती है वह सदन में कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट सदन में कौन रखता है, राष्ट्रपति रखता है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगली विधायी शक्ति अगर हम लोग बात करेंगे तो संसद सदस्यों की अयोग्यता। वैसे तो अगर देखा जाए संसद सदस्यों की अयोग्यता का जो निर्धारण होता है तो वह कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि भाई संसद सदस्य के रूप में कहीं ना कहीं आप अयोग्य हैं, और वो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया करेगा प्रारंभ में। इसके बाद में क्या होता है कि जब सदस्य बन जाएगा तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वो सारी संसद में सदस्य बनने के बाद में अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर आपने क्या काम किया, यदि आपने निर्वाचन हेतु कहीं ना कहीं अपना पर्चा कहीं ना कहीं भरा है तो यहां पर अहर्ताएं कोई दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं चेक करेगा कि आप जिसके लिए कहीं ना कहीं आप निर्वाचित होने के लिए कहीं ना कहीं पर्चा दाखिल कर रहे हैं, क्या आप इसके लिए योग्य हैं या निर्योग्य हैं। इसके लिए उनकी कंडीशंस कहीं ना कहीं अलग रहती है। तो यहाँ पर क्या संसद सदस्य की अयोग्यता का आधार चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर निर्णय कौन लेता है, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेता है। जैसे क्या होता है कभी कभी कोई सदस्य जो है वो कहीं ना कहीं अपना पर्चा डाल करके और निर्वाचन के लिए मैदान में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए उतर गया है, तो अब उसकी कहीं ना कहीं जो वास्तविक रूप से जो वैधता है इसका निर्धारण कौन करता है, अंतिम उसका निर्णय किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग जो होता है वो निर्णय देता है, और निर्वाचन आयोग के निर्णय के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी संसद सदस्य को क्या कर सकता है, अयोग्यता के लिए कहीं ना कहीं प्रमाणित कर सकता है, उसको अयोग्य घोषित कर सकता है, अर्थात सदस्यता कहीं ना कहीं छिनवा सकता है। अगला अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं जो सबसे पहले पॉइंट को हम लोग पढ़े थे, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। कि जैसे हमने बात की थी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति क्या होती है, तो इसको अब विस्तार पूर्वक हम लोग कहीं ना कहीं जान लेते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो है वो है क्या, और अध्यादेश क्यों आता है, अध्यादेश किन परिस्थितियों में आता है। होता क्या है कि आमतौर पर ज्यादातर आपने देखा होगा सामान्य स्थिति में संसद जो होती है वह हमारे देश में कहीं ना कहीं विधि का निर्माण करती है। और संसद जो हमारे देश में विधि का निर्माण करती है तो संसद किन किन विषयों पर विधि का निर्माण करती है,
भाई सीधी सी बात है, संसद में जिन जिन विषयों पर कानून बनते होंगे उन्हीं विषयों पे तो कहीं ना कहीं विधि का निर्माण संसद कर सकती है। और अध्यादेश एक ऐसा कहीं ना कहीं एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था है जो संसद के सत्र जो ना चल रहे हो, संसद के सत्र ना चल रहे हो, ऐसी स्थिति में हमें तत्काल प्रभाव से किसी एक विधि की आवश्यकता है, तत्काल प्रभाव से किसी एक विधि की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अध्यादेश को राष्ट्रपति से जारी करवा देते हैं और अध्यादेश के द्वारा कहीं ना कहीं एक विधि कहीं ना कहीं बना दी जाती है। और वह विधि जो अध्यादेश के द्वारा जारी होकर के बनती है, वह विधि बिल्कुल ऐसी विधि मानी जाती जैसे दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा विधि बना करके तैयार की गई हो। ऐसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी विधि को हम लोग अध्यादेश की विधि कहते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है वो किन परिस्थितियों में कैसे कैसे करता है। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है जब संसद में सदन ना चल रहे हो, जब संसद के सदस्य कहीं ना कहीं छुट्टी पर हो, सत्र का आयोजन ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में कोई तत्काल विधि की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवाते हैं। तो अध्यादेश जब जारी कराते हैं तो ये बिल्कुल उसी की तरह प्रभावी होती है जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधि है, उसी की तरह ठीक प्रभावी होती हुई दिखाई देगी कि भाई दोनों सदनों में पारित किया और दोनों सदनों में पारित करने के बाद फिर राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर किए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं विधि कहीं ना कहीं वैलिड होती है। दूसरा, अध्यादेश की अगर हम लोग बात करते हैं, अध्यादेश जो होता है ये ना भी जारी करे, अध्यादेश जो होता है ये ना भी राष्ट्रपति जारी करे, क्योंकि राष्ट्रपति तो सत्र जैसे छुट्टी चल रही है, मैंने बोला सत्र का आयोजन नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति संसद के कहीं ना कहीं सत्र को कहीं ना कहीं क्या फिर से कहीं ना कहीं बुलवा लेगा, सदस्यों को बोलेगा सत्र चालू करो, इस विधि पर कहीं ना कहीं निर्णय लेना है और इस विधि पर कहीं ना कहीं बहस होनी है। और आकर के आपातकाल में इमरजेंसी एक ऐसी आ गई है कि अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप आइए और कहीं ना कहीं इस विधि के ऊपर चर्चा करके कानून बनाओ, क्योंकि ये कानून हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। अब होगा क्या कि भले ही संसद में राष्ट्रपति, भले ही संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति बुलाना चाहे तो बुला भी सकता है और बुलाना चाहे बुला सकता है, फिर उस पर बहस होगी, एक सदन में पारित होगा, दूसरे सदन में पारित होगा, दोनों सदनों में पारित होने के बाद तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, इसमें समय लग जाएगा। संसद पहले सदस्यों को बुलाएगा, सत्र का आयोजन किया जाएगा, लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, दोनों सदनों में बहस होगी, बहस होने के बाद फिर कई लंबे समय के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर होने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम कम समय में किसी विधि को कहीं ना कहीं लागू करवा देते हैं, और वो किस माध्यम से करवा देते हैं, अध्यादेश के माध्यम से करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक चीज बोली गई, बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है, और वो ये है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जब जारी करता है तो कब करेगा अध्यादेश जारी, कब करेगा, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो या कोई एक सदन सत्र में ना हो, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो। अर्थात संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो, ना राज्यसभा है और ना लोकसभा है, दोनों छुट्टी पर हैं, और फिर आगे बोल रहा है या फिर कोई एक सदन ना चल रहा हो, राज्यसभा नहीं चल रहा है या फिर लोकसभा नहीं चल रहा, और ऐसी स्थिति में कोई तत्काल कानून बनाने की हमको आवश्यकता पड़ गई है। और जब हमें तत्काल कानून बनाने की हमें आवश्यकता पड़ जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन हम राष्ट्रपति से कहेंगे कि साहब अध्यादेश के माध्यम से इस विधि को लागू कर दीजिए। अध्यादेश जब लागू हो जाएगा तो अध्यादेश किस प्रकार प्रभावी होगा, अध्यादेश विधि जो होगी वो किस प्रकार से लागू होगी, क्या यह विधि ऐसी सामान्य विधि होगी या यह विधि बिल्कुल वैसी ही विधि होगी जैसी विधि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कहीं ना कहीं होती है, क्या ऐसी विधि होगी। अर्थात जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा तो अध्यादेश का वही बल, वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित कानून का होता है। मतलब जो संसद के दोनों सदनों ने एक कानून को पारित किया होता है, बिल्कुल उतना ही प्रभावी होता है, उतनी ही शक्ति इसमें होती है। तत्काल किसी विषय पर विधि बनाने की आवश्यकता हो तो क्या होता है, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा दिया जाता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो भी हमने आपको बताया था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में है। तो अनुच्छेद 123 का प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति क्या काम करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश शक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावी कर देगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जब लेके आएगा तो किन विषयों पर लाएगा? मैंने बोला जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं ला सकता। अर्थात राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। अर्थात संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसका होता है? वह राष्ट्रपति का होता है। इसका मतलब राष्ट्रपति अगर अध्यादेश लाएगा तो क्या राज्य सूची के विषय पर लाएगा? नहीं लाएगा। जैसे क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, पहला राज्य सूची के विषय पर ला सकता है, दूसरा केंद्र संघ सूची के विषय पर ला सकता है, और तीसरा समवर्ती सूची के विषय पर ला सकता है, और चौथा बोला इन तीनों ही विषयों पर ला सकता है या इन तीनों ही विषयों पर नहीं ला सकता है, ऐसे बोल देगा। तो आपसे कथन और निष्कर्ष में पूछे बताओ केवल एक बात सही है, या इसमें केवल दो बातें सही हैं, या इसमें तीनों बातें सही हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें पूरी एक बात कथन के आधार पर सही है, या दोनों बातें इसकी सही हैं, या इसकी तीन बातें सही हैं। तो पहली बात क्या कह रहा था कि राज्य सूची के विषय पर, तो राज्य सूची के विषय पर लाएगा क्या? नहीं लाएगा ना। तो कितनी बातें इसकी सही हैं? इसकी दो बातें सही हैं। कितनी बातें इसकी सही हैं? दो बातें सही हैं। कौन कौन सी? संघ सूची के विषय पर अध्यादेश ला सकता है राष्ट्रपति, और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकता है। जब अध्यादेश राष्ट्रपति ले आएगा तो भैया संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिन के अंदर होना चाहिए? अर्थात दिन पूछ ले, सप्ताह पूछ ले। तो अगर राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कोई विधि लेकर के आता है तो संसद द्वारा अनुमोदन 6 सप्ताह के अंदर होना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए आपका? संसद द्वारा अनुमोदन कितने सप्ताह के अंदर होना चाहिए? 6 सप्ताह के भीतर कहीं ना कहीं अनुमोदन इसका कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। और अगर अनुमोदन ना हुआ तो यह स्वतः क्या मान लिया जाएगा? समाप्त मान लिया जाएगा। क्या? अगर संसद द्वारा इस पर अनुमोदन नहीं किया गया तो यह क्या मान लिया जाएगा? यह स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। कौन? राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश आया था। और अनुमोदन होगा कब? अनुमोदन जब होगा जब संसद के सत्र को बुलाया जाएगा। जैसे 1 माह पहले अध्यादेश के द्वारा एक कानून कहीं ना कहीं लाया गया, और जब अध्यादेश के द्वारा जब एक कानून लाया गया तो उस कानून को लागू कर दिया गया, आज प्रभावी है। और 1 माह के बाद में संसद सत्र का आयोजन हुआ है, और जब 1 माह के बाद में संसद सत्र का आयोजन होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संसद सत्र के आयोजन में कहीं ना कहीं जब पहली बैठक होगी तो पहली बैठक के बाद में कहीं ना कहीं जो अध्यादेश कानून जो है इस पर क्या करेंगे? इस पर कहीं ना कहीं अनुमोदन करेंगे। और अनुमोदन जब करेंगे तो यहां पर क्या होगा? अनुमोदन करके या तो अध्यादेश के कानून को पारित करो और फिर पुनः राष्ट्रपति से साइन करवाओ उसको। और अगर आपको अध्यादेश कानून को नहीं आगे लंबे समय तक चलाना है तो उस अध्यादेश को कहीं ना कहीं सदन में क्या करो? सदन में साफ साफ कह दो कि भाई पारित नहीं हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, जब सदन में पारित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या? राष्ट्रपति अध्यादेश कानून को अपने कह देने मात्र से ही कहीं ना कहीं क्या कर देगा? समाप्त कर सकता है। अध्यादेश कानून अगर राष्ट्रपति लेकर आता है तो राष्ट्रपति अपने आप बोल करके उसको कहीं ना कहीं समाप्त भी करवा सकता है। अगर इस अध्यादेश कानून को अगर लंबे समय तक बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में संसद द्वारा अनुमोदन कहीं ना कहीं कराना आवश्यक होगा। और अनुमोदन कितने माह के अंदर? अनुमोदन सिर्फ और सिर्फ 6 सप्ताह के अंदर, माह के अंदर नहीं, कितने सप्ताह के अंदर अनुमोदन अगर संसद द्वारा होगा तो संसद द्वारा अनुमोदन इसका कितने सप्ताह के अंदर होना आवश्यक है? 6 सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। कितने? 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन हो जाए। और संसद द्वारा अनुमोदन जब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अध्यादेश कानून कहीं ना कहीं पारित हो जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा, यही कानून निरंतर रखना है तो अनुमोदन हो गया है,
और अगर नहीं रखना है तो राष्ट्रपति से कह दो भाई, उसको कहीं ना कहीं अध्यादेश कानून उसी दिन से समाप्त हो जाएगा, कह देने मात्र से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें दो तीन चीजें हैं कि आपसे क्वेश्चन एक ये पूछा गया है कि अधिकतम, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि यहां पे तो स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश कानून लेके आएगा तो अध्यादेश के माध्यम से जब कोई कानून लेके आएगा तो अधिकतम, अधिकतम शब्द लगा देगा, अध्यादेश कानून अधिकतम, अधिकतम कितने दिनों तक, अधिकतम कितने दिनों तक अध्यादेश कानून रह सकता है, अधिकतम कितने दिनों तक अध्यादेश कानून रह सकता है। क्या आपको पता है? क्योंकि स्पष्ट तो यहां पे हो गया है कि स्पष्ट ये हो गया कि 6 सप्ताह के भीतर कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए भाई, कानून के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम कितने दिन तक रह सकता है, अधिकतम कितने दिन तक रह सकता है, तो 6 सप्ताह कितने दिन तक रह सकता है, अधिकतम कितने दिन तक कोई अध्यादेश कानून रह सकता है। तो अधिकतम कोई अध्यादेश कानून कितने दिन तक रहेगा, 6 सप्ताह 6 दिन, 6 सप्ताह और कितने दिन, 6 दिन तक अधिकतम कहीं ना कहीं रह सकता है। क्लियर है? वो आपको पूरा का पूरा मालूम ही है कि जब संसद के सत्र का कहीं ना कहीं आहूत करवाया जाता है, बुलाए जाते हैं संसद का सत्र, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम समय कितना वो, और प्लस जब सदन कहीं ना कहीं जब आहूत होगा और आहूत जब सदन हो जाएगा तो फिर 6 दिन कहीं ना कहीं वो खिंच जाएंगे। तो 6 सप्ताह 6 दिन, कितना, 6 सप्ताह 6 दिन, अर्थात कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन लगा करके इसको देखने का प्रयास करो और फिर कहीं ना कहीं हम भी इसको कहीं ना कहीं अगले जो टॉपिक आएंगे उनमें कहीं ना कहीं इनको क्लियर करेंगे, क्योंकि आगे पूरा का पूरा टॉपिक मिलने वाला है आपको। दूसरा, अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर संसद अनुमोदन कर देती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह कानून क्या करेगा, वह कानून विधि का रूप ले लेगा, वह कानून क्या करेगा, विधि का रूप ले लेगा। अब वह विधि अध्यादेश विधि नहीं रहेगी, अब वह विधि कैसी होगी, स्थायी विधि मानी जाएगी। क्यों? संसद के दोनों सदनों द्वारा अब उसी विधि को पारित कर दिया गया और लागू करा दिया गया है। जैसे आप बोल रहा है अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है, जैसे भी हमने आपको बताया। दूसरा बोल रहा है अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के सत्र में उसको रखा जाएगा। जैसे अध्यादेश जारी हुआ था और उसके बाद में जब कभी भी संसद का आयोजन होगा तो संसद के जो सत्र होंगे उसमें उसको रखा जाएगा। या तो संसद उसको समाप्त कर दे और या उसको पारित कर दे। अगर उसने सदन में जैसे रखा गया तो सदन में उसने क्या काम किया, इसको समाप्त कर दिया। एक दूसरा क्या होता है कि प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को परामर्श दे कि भाई अब हटा दो अध्यादेश, तो हटा भी देगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अगर पारित किया तो वह क्या बन जाएगा, अगर पारित किया तो वह अधिनियम का रूप ले लेगा। जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा कहीं ना कहीं पारित होकर के कानून हस्ताक्षरित होकर के एक रूप लेता है कानून का, बिल्कुल सेम वही अध्यादेश कानून अब क्या बन जाएगा, एक कहीं ना कहीं स्थायी कानून के तौर पर कहीं ना कहीं माना जाएगा। अभी तक कैसा था, अभी तक अस्थायी था। अभी तक कैसा कानून था, ये अस्थायी था। ध्यान देने योग्य बात देखो क्या है, जो सदन बाद में शुरू हो उसके प्रारंभ के 6 सप्ताह, मतलब जो सदन बाद में शुरू हो। जैसे क्या होता है कि 10 तारीख को लोकसभा का सत्र का कहीं ना कहीं आहूत हुआ, लोकसभा का जो सत्र, लोकसभा को जो बुलाया गया वो कब बुलाया गया, 10 तारीख को बुलाया गया। और राज्यसभा जो है वो आती है कब, वो आती 25 तारीख को। तो 10 तारीख और 25 तारीख के बीच का जो अंतराल जो देख रहे हैं, तो वो 10 तारीख को जो सत्र का आहूत हुआ था लोकसभा का, वो नहीं काउंट किया जाएगा। जो आखिरी में आएगा उसकी कहीं ना कहीं डेट को काउंट किया जाएगा। तो ये आप कहीं ना कहीं ध्यान रखना, जो 6 सप्ताह का टाइम जो है, ये 6 सप्ताह का टाइम जो है, ये जो बाद में शुरू होगा सदन, उसी सदन से कहीं ना कहीं ये 6 सप्ताह का समय जोड़ा जाएगा। अध्यादेश की सीमाएं क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि अध्यादेश एक प्रकार की कैसी विधि है, अध्यादेश एक प्रकार की अस्थायी विधि है।
ये वैकल्पिक मतलब कहीं ना कहीं उपाय है कि सदन नहीं चल रहा है, और जब सदन नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? जब सदन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास एक पावर दी गई है, और वो कौन सी पावर दी गई? अध्यादेश जारी करके एक विधि का निर्माण करना। क्योंकि भाई संसद में क्या होता है? संसद में विधि का निर्माण कहीं ना कहीं किया जाता है, लेकिन संसद में विधि का निर्माण कहीं ना कहीं वैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है उनको कहीं ना कहीं प्रयोग में ला करके किया जाता है। तो ये कैसी व्यवस्था बच्चा? ये आपकी वैकल्पिक व्यवस्था है। और कैसी? अध्यादेश, जो अध्यादेश कानून है वो कैसा कानून है? अस्थायी कानून है। इसको कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पे रखा है कि अगर कोई संसद का सदन नहीं चल रहा है तो हम कहीं ना कहीं एक कानून बना सकते हैं। अधिनियम की सीमाओं पर लागू होता है, मतलब ये बिल्कुल इसकी औकात जो होती है ऐसी नहीं होती कि अध्यादेश कानून है तो हल्के में रहेगा ना। अध्यादेश का कानून अगर है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही कहीं ना कहीं होगा जैसे एक अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं संसद में दोनों सदनों से पारित होकर कानून जब कहीं ना कहीं लागू होता है, बिल्कुल वैसे ही लागू होगा। कोई इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अरे अध्यादेश कानून है तो ऐसे ना, बिल्कुल संसद द्वारा कहीं ना कहीं पारित कानून की भांति ही कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं पावर मिलती है। दूसरा, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर ही कहीं ना कहीं अध्यादेश क्या होता है? लागू किया जा सकता है। अध्यादेश जो है ये संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही लागू किया जा सकता है, ये हम लोग कहीं ना कहीं बात कर ही चुके हैं। एक ही बार, मतलब एक विषय पर अगर आपसे पूछ लेगा कि अगर अध्यादेश लाया जा रहा है तो एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। हो सकता है कि कोई सरकार जो है किसी विधि को स्थायी रूप से कहीं ना कहीं नहीं लाना चाह रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहता है कि भाई एक अध्यादेश के माध्यम से एक विधि लेके आ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वह विधि एक ऐसी विधि है जो सदन में पारित ही ना हो पाए। तो राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं सलाह परामर्श देकर के क्या करेगा? प्रधानमंत्री बोलेगा अध्यादेश के तहत ले आओ, और अगर अध्यादेश के तहत ऐसी विधि आ जाती है तो अब क्या होगा? अब भाई स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है, क्योंकि भाई अध्यादेश की विधि अगर आ गई है तो जब सदन का कहीं ना कहीं आहूत किया जाएगा, सदन कहीं ना कहीं बुलाया जाएगा, तो तब तक तो टाइम इतना हो चुका होगा कि उस विधि से बहुत कहीं ना कहीं लाभ या कहीं ना कहीं किसी को हानि पहुंचाई जा सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि एक ही विषय पर बार बार आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। हालांकि लाया भी जा सकता है, लेकिन साफ साफ कहीं ना कहीं जब कहीं ना कहीं एक विषय पर बार बार अध्यादेश बिहार राज्य में कहीं ना कहीं जब आ रहा था, तो बिहार राज्य में जब आ रहा था तो फिर इस पे कहीं ना कहीं एक केस कर दिया गया था। और वो केस कौन सा पड़ा? वो आपका डीसी बादवा बनाम बिहार राज्य 1987 में कहीं ना कहीं जो केस पड़ा था, इसमें कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट ने जो है अपना निर्णय जब लिया था तो उस निर्णय में इन्होंने बोला था कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि अगर बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश लाया गया है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मूल ढांचे को भी प्रभावी किया जा सकता है। अर्थात किसी न किसी व्यक्ति किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को प्रभावी जरूर किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ साफ कहीं ना कहीं मना कर दिया था कि अगर अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए नहीं लाया संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है, और अगर संविधान संशोधन के लिए अगर अध्यादेश नहीं आएगा तो क्या होगा? इसमें भी कहीं ना कहीं मूल ढांचा प्रभावी हो जाएगा। मूल ढांचा क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा, जो आपने 73 का बाद पढ़ा होगा गोलकनाथ वाला, तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि अगर आप कोई भी कानून बनाते हैं, चाहे वो विधायी शक्ति के तहत अध्यादेश ला करके कोई कानून बनाओ, अगर आप कोई कानून बनाते और आपके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावी करता है तो वह विधि कहीं ना कहीं क्या स्वतः शून्य हो जाएगी। यदि किसी संविधान में संशोधन करके अगर आप कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावी होता है तो भी वह संविधान संशोधन स्वतः निरस्त हो जाएगा। अर्थात संविधान संशोधन अगर करना है तो इसके लिए आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि अगर आप
संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश से कानून लेके आएंगे तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी मूल ढांचा प्रभावी माना जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। और संविधान में जो बातें पहले बोली गई हैं, केशवानंद बनाम केरल राज्य में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी ऐसा संविधान संशोधन या कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है जिससे किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह विधि शून्य घोषित हो जाएगी और वह संविधान संशोधन क्या हो जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाएगा। वह संविधान संशोधन क्या हो जाएगा, स्वतः निरस्त हो जाएगा। 13 आर्टिकल के तहत कहीं ना कहीं आपने उसको पढ़ा होगा। क्या अध्यादेश आपातकाल में लाया जा सकता है बेटा? अध्यादेश आपातकाल में लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, क्योंकि भाई आपातकाल लगा हुआ है, संसद के सत्र का कहीं ना कहीं संसद के सत्र जो है नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी विधि की आवश्यकता पड़ रही है तो आपातकाल में भी आप अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति से एक कानून कहीं ना कहीं ला सकते हैं। अध्यादेश जब कहीं ना कहीं कानून आएगा, अध्यादेश कानून जब आएगा तो क्या उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? बिल्कुल उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या? हाँ जी, हो सकती है। किस बात के तहत? आरसी कपूर बनाम भारत संघ 1970 में यह निर्णय लिया गया था कि यदि कभी कोई अध्यादेश आता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अध्यादेश अगर आ रहा है तो ऐसी स्थिति में किसी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए अध्यादेश के द्वारा एक विधि आई है और उस विधि के द्वारा क्या क्या लाभ, क्या क्या जो हानियां हुई हैं उनको कहीं ना कहीं जांचने के लिए, परखने के लिए एक कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और ये न्यायिक समीक्षा कब से? 1970 से कहीं ना कहीं यहां पर परिभाषित की गई। मतलब कि आपने देखा है कि विधायी शक्तियों में आपने देखा कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश माध्यम से भी एक कहीं ना कहीं कानून ला सकता है। अभी हम लोग कहीं ना कहीं इसके आगे भी बहुत सारी कहीं ना कहीं जो विधायी शक्तियां, वो अब सारी विधायी शक्तियां जो होंगी वो हम अगली क्लास में कहीं ना कहीं इसको रिकॉर्ड करेंगे और एक ही क्लास में सारी विधायी शक्तियां कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद।